नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हमारी तेज रफ्तार जिंदगी कहीं ना कहीं हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दो समस्याएं, तनाव और अवसाद की ओर धकेल रही है। अगर रोज़मर्रा के जीवन की बात की जाए दर्शकों, तो काम का दबाव, नींद की कमी, अनियमित खान पान के साथ साथ भावनात्मक असमानताएं कहीं ना कहीं हमें इन बीमारियों की ओर लेकर जा रही है। आज संजीवनी के इस भाग में हम तनाव और अवसाद को करीब से समझेंगे, उन्हें जानेंगे, उनके कारणों पर बातचीत करेंगे, उनके लक्षणों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए तनाव और अवसाद को हम खुद से दूर रख सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। हमारे साथ विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज राजपुर से डॉक्टर अक्षय कुमार गौड़ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं डॉक्टर गौड़ आपका हमारे कार्यक्रम में, आप उपस्थित हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आज आपने अपने इस कार्यक्रम में, संजीवनी कार्यक्रम में, मुझे इस चर्चा के लिए जो अवसाद और तनाव के ऊपर है, योग और प्राकृतिक जीवन शैली के द्वारा किस तरह से उसमें समाधान दिया जा सकता है, तो उसमें मुझे आमंत्रित किया। तो इसी के बारे में हम कुछ थोड़ा सा उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे जो जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गौड़। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो योग प्रशिक्षु भी हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें अलग अलग योगाभ्यास करके दिखाएंगे। उनका परिचय भी मैं आपको दे देती हूँ। हमारे साथ योग प्रशिक्षु सुचित्रा तनेजा जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अतुल अवस्थी जी भी हैं। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर गौड़, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से तनाव और अवसाद की हम बात कर रहे हैं और वर्तमान समय की बात करें तो अवसाद और तनाव के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, चाहे आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें या प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, क्या कुछ इन तनाव और अवसाद के बारे में इन सभी जो आयुर्वेद है, योग है और हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसमें क्या कुछ कहा गया है? चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि इन सभी विधाओं का जो उद्गम है वो जो सृष्टि के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वो वेद हैं और वेदों से इनका उद्गम है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये ज्ञान वहीं से आया है। तो जो हमारा विषय है तनाव, अवसाद, आज के समय में ये बढ़ता जा रहा है, इसमें योग का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है। तो योग के माध्यम से आयुर्वेद की भी बहुत सारी जो है टेक्निक्स या बहुत सारी थेरेपी उसमें हैं, वो दी जाती हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा योग और जो प्राकृतिक जो हमारी जीवन शैली है वो उसमें कारगर है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, किस तरह से हम उसके बारे में उसका समाधान दे सकते हैं। बिल्कुल। जब हम तनाव की बात करते हैं, हम अवसाद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या कुछ समानताएं हैं, क्या कुछ असमानताएं हैं, किस तरह से इन दोनों को आप देखते हैं? तनाव जो है वो अवसाद से पहले की स्थिति है, प्रीवियस स्टेज है। जो आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, खास करके जो हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, खास करके मोबाइल अगर आप देखें तो हमें आजकल आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति, खास करके यंगस्टर में, कोई भी चीज़ चाहिए तो ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड है वो बहुत तेज़ भाग रहा है, उसको सारी चीज़ें तुरंत चाहिए। तो तुरंत चाहिए तो उसका वो उतनी जल्दी चीज़ों को जो है अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा है। तो उन सब चीज़ों के कारण ये स्थिति क्रिएट होती है। हमारे थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ भाग रहे हैं, बहुत विचार तेज आ रहे हैं और तेज़ी से जो हमारा मन दौड़ रहा है, तो वो स्थिति जब लंबे समय तक बनी रहती है तो ये तनाव पहली स्थिति में आता है, जब ये लंबे बहुत ज़्यादा दौड़ने की स्थिति होती है। और फिर बाद जब इसमें ये थकान महसूस करता है, थक जाता है, तो वो अवसादग्रस्त उसको कहा जाता है। यानी वो डिप्रेस होकर के थक करके बैठ गया, अब जो है वो एक तरह से अपने आप में दुखी हो गया भाग भाग करके। तो तनाव जो है
वो उसकी पहली स्थिति है, और जो एक तरह से उसको सेकेंडरी कहेंगे अवसाद को, डिप्रेशन को। तो क्या कुछ कितना लंबा कुछ समय होता है तनावग्रस्त एक व्यक्ति जब होता है, तो कितना लंबा समय होता है कि तनाव से अवसाद में उसको बदलने में? ये डिपेंड करता है कि क्या परिस्थितियां हैं, किन के कारण वो स्थिति जो है क्रिएट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उनके कारण भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। उसके साथ साथ कुछ जो है वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उनके कारण चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जब ये दोनों एक साथ हो जाती हैं तब वो और तेज़ी से स्थिति बढ़ती है, यानी तनाव की ओर आगे बढ़ते हैं। योग में इसको जो कारण बताया गया है, महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। वृत्तियां मतलब एक तरह के जो चित्त आप समझ लीजिए मन, तो मन में जो हमारे भाव निरंतर उठ रहे हैं और वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं, इन्हीं को वृत्ति कहा है। और ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट कही गई हैं। जो पॉजिटिव हैं वो अक्लिष्ट हैं और जो निगेटिव हैं वो क्लिष्ट हैं। क्लिष्ट मतलब जो क्लेश यानी दुख उत्पन्न करने वाली हैं, अक्लिष्ट यानी जिनसे हमें वो सुख की ओर, अच्छे दिशा की ओर ले जाने वाली हैं। तो ये दोनों ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जब दोनों ही तरह के भाव, दोनों ही तरह के विचार जब कंटिन्यू बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत तेज़ी से भागता है मन हमारा, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस में क्रिएट होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो ठीक है, कोई हमें काम करना है या ड्यूटी पे जाना है तो हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होंगे, थोड़ा उसके लिए सुबह उठ करके प्रिपरेशन चलेगी, तैयार होंगे, और थोड़ा टाइम अगर बढ़ रहा है तो उतना ही हम तेज़ होते चले जाते हैं, फास्ट होते चले जाते हैं, तो वो तो एक ठीक है। लेकिन वो चीज़ अगर हम उस चीज़ को हम पहले से मैनेज करके ना चलें और वो लेट पहुंच रहे हैं डेली और वहाँ जा कर के फिर बॉस की सुननी भी पड़ रही है, तो वो जब कंटिन्यू वो चीज़ें होती रहती हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे फिर एक तरह से अवसाद का रूप भी लेने लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने कहा कि थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी ठीक होता है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए। आपने कारणों की यहाँ पर बात करी, लक्षणों पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कुछ योग अभ्यास आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि जो तनाव है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सके, शरीर को, हमारे मन को कहीं ना कहीं सुकून मिल सके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम आपका। इसके लिए अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कोविड की समस्या पूरे विश्व में आई और भारत ने बहुत अच्छे से उसका समाधान किया, और उसमें हमारा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इन्हीं का बोलबाला रहा है। तो उसी में से मैं आपको एक अभ्यास आपको बताऊंगा जिसको योग में शोधन क्रिया के अंतर्गत रखा गया है, षटकर्म के अंतर्गत रखा गया है, जिसको जलनेति कहा गया है। तो ये जो अभ्यास है ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में जो बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपनी जिस तरह की स्थितियां थी अपनी जान हथेली पर ले करके, तो उसका बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसका उपयोग किया है। वो जाने से पहले घर पे उसका अभ्यास करते थे और हॉस्पिटल से आने के बाद घर पे उसका अभ्यास करते थे। तो ये दोनों ही तरीके से काम करता है। एक तो क्लींजिंग यानी जो सफाई कर रहा है, जो हमारा श्वसन मार्ग है उसकी सफाई करता है, और केवल श्वसन मार्ग की सफाई नहीं करता है, हमारा जो मन मस्तिष्क है उसकी भी सफाई करता है। यानी जो उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसमें जो भाव कंटिन्यू चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग जो बनी हुई है, किसी भी कारण से बनी हुई है, उसको भी वो शांत करता है। तो ऐसा ही एक अभ्यास जिसको जलनेति कहते हैं, उसके बारे में हमारे जो प्रशिक्षु हैं यहाँ पर वो आपको करके दिखाएंगे, और फिर मैं थोड़ा उसके बारे में इंस्ट्रक्शन जो दूंगा वो उस हिसाब से वो लोग समझें और उसको प्रयास करें करने का। वैसे तो उसको अगर किसी योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करा जाए प्रारंभ में तो अच्छा होगा, उसका रिजल्ट फिर आपको और अच्छे तरीके से उसमें मिलेगा। बिल्कुल। तो किस प्रकार से किया जाता है आप बताइए। जी, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा पानी, गुनगुना पानी वो लेंगे, और फिर उसमें वो पानी में थोड़ा हम सॉल्ट, नमक डालेंगे। सेंधा नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है।
तो वो डाल करके वो कितना हो, गर्म कितना हो, ये देखना है। नमक उसमें उतना हो, थोड़ा खारापन आए उससे, ना तेज हो ना कम हो। खारापन जो टीयर्स जो आंसू में जितना खारापन होता है हमारे, उतना खारापन हो, और उसमें गर्म इतना हो कि हम हाथ की स्किन के ऊपर उसको डाल करके देखें तो स्किन जले नहीं, हल्का गर्म लगे, तो उतना हम उसको गर्म रखेंगे और उतना उसमें नमक डालेंगे। तो ये पानी जब हम तैयार कर लें, ये जल हम तैयार कर लें नमक युक्त गुनगुना पानी, तो इसको हम एक पॉट में लेंगे, नेति पॉट जिसको बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का पात्र होता है। तो इस पॉट में लेकर के हम उसको स्वर चेक करते हैं अपना, नोस्टल जो हमारा दो स्वर हैं, तो दो साइड से हमारा स्वर चलता है, श्वास प्रश्वास चलती है। तो इसमें हमारा एक समय में एक साइड से मंद श्वास प्रश्वास होती है और एक साइड से जो है इजीली श्वास थोड़ा आने जाने में कठिन होता है। तो उसको बोलते हैं कि एक साइड से स्वर चल रहा है, एक साइड से मंद है। तो जो स्वर चल रहा है, जिस साइड से चल रहा है, उसी साइड से हम स्टार्ट करते हैं, उसी साइड से हम वो पोर्ट जो है अपने नोस्टल में फिट करेंगे, थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे और मुंह श्वास अब हमारा जो है मुंह से चलेगा, नाक से नहीं चलेगा। तो मुंह खुला रहेगा, थोड़ा आगे झुकेंगे, थोड़ा जो अपनी गर्दन है उसको घुमाएंगे और पानी अपने आप दूसरी साइड से आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम अभी करेंगे, देखेंगे, जो अभ्यासी हैं हमारे साथ में वो करके दिखाएंगे। पहले एक साइड से करेंगे, फिर इसी तरह से दूसरी साइड से चेंज करके करना है। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली अपने आप निकल रहा है, क्योंकि जहाँ से श्वास चल रहा था वहाँ से अब पानी आ रहा है, तो मुंह खुला रहेगा, श्वास मुंह से चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्रिया है। षटकर्म में कितनी बार ये करना है, कितनी कितनी देर के लिए करना है? ये एक पोट आप पानी ले रहे हैं, तो उसमें जो है जितना ये पोट का साइज़ दिखाया, इसमें इसका लगभग हाफ लें और एक बार में जितना जल लिया एक साइड से करें, फिर उतना ही जल दूसरी साइड लेकर के दूसरी साइड से करें। बिल्कुल। तो ये पूरा जो है शोधन हो जाता है। इसके करने के बाद फिर कुछ अभ्यास किए जाते हैं कि पानी अंदर ना रहे, ठीक है। एक तो क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम जो है कई बार कोल्ड होता है या पानी होता है नाक में, तो कई बार ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, ऑटोमेटिक होता है। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पानी अगर थोड़ा है तो वो ऊपर अगर खींचेगा तो फिर सर भारी कर देगा वो, या उससे कोल्ड वगैरह भी हो सकता है। तो ये पानी को पूरी तरह से फ्लश करना है, प्रेशर से पूरी तरह से निकालना है। फिर उसके बाद कुछ अभ्यास हैं उसको निकालने के। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके जो है शशांक आसन की स्थिति में आएंगे, घुटने पूरा खोल देंगे, गैप करेंगे और फिर हम आगे की ओर झुकते हैं। आगे की ओर झुक करके लगभग 15-20 सेकेंड हम जो है अपनी चिन थोड़ी ज़मीन से लगा के रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। उसके बाद फिर हम अपना माथा ज़मीन से लगाएंगे, उसमें भी लगभग 15-20 सेकंड रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। इस स्थिति को 3 से 5 बार हम रिपीट करेंगे। और पानी अगर होता है, रह जाता है, तो पानी इससे जो है वो बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये अभ्यास है। इसके अलावा फिर एक सेकंड अभ्यास और बहुत अच्छा है, जिसको पर्वत आसन की स्थिति कहते हैं। सूर्य नमस्कार की स्टेप्स में आता है वो। तो उसमें जो है इस प्रकार से जो है हिप ऊपर उठा करके सर ज़मीन की तरफ करके गर्दन ढीली छोड़ेंगे। इस स्थिति में हम थोड़ा कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं, वातक्रम कपालभाति का, जिससे जो है पानी के जो डॉट्स हैं या पानी अगर है तो वो बूंद बूंद करके बाहर निकल जाता है। तो ये सब इसलिए है कि पानी नहीं रहना चाहिए अंदर, पानी को हमें पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। तो ये अभ्यास हमें उसके बाद करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज़ और, इसको करने के बाद हम थोड़ा सा नोस्ट्रल में ऑयलिंग करें, या तो देसी घी, गोघृत, वो थोड़ा 2-2, 3-3 ड्रॉप डालें दोनों नोस्ट्रल में, या फिर बादाम रोगन। क्योंकि ये करने के बाद थोड़ा नाक में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ड्राइनेस आती है। तो गुनगुना पानी है, नमक वाला पानी है,
तो ड्राइनेस आएगी, तो उसको लुब्रिकेट करना है थोड़ा, बिल्कुल। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि बिल्कुल एक्सपर्ट की देखरेख में ही जी। ये योगाभ्यास करें, क्योंकि काफ़ी संजीदा है कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, लक्षणों की यहाँ पर बात करते हैं। जब हम तनाव की बात करते हैं तो क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और तनाव के साथ साथ कब वो तनाव अवसाद में तब्दील हो रहा है, वो लक्षण भी आप बताइए, ताकि हम सचेत हो जाएं कहीं ना कहीं कि अब स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर है। तनाव की स्थिति में क्या होता है कि सामान्य रूप से चीज़ें व्यवहार में आती चली जाती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं। इनके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके मानसिक जो लक्षण हैं उसमें देखेंगे कि उसमें चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, गुस्सा आना, और फिर इसके कारण जो है किसी से कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, ठीक है, जहाँ पर काम करते हैं या घर में या परिवार में उस तरह का कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना। तो उससे क्या होता है कि फिर वो व्यक्ति जो है कटने लगता है सबसे, ठीक है, डिस्कनेक्ट होने लगता है, और ये स्थिति फिर धीरे धीरे जो है आगे उसको डिप्रेशन की ओर लेकर के जाती है, क्योंकि जब वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम्स वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाएगा। तो ये मेंटल लेवल पर इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं वो आते हैं, और शुरू में इनका पता नहीं लगता, जब ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं तब ये दिक्कत करती हैं, परेशानी क्रिएट करती हैं। जहाँ पर भी वो रहेगा तो वो वहाँ पर जो है एक अजीब ही तरह का माहौल उसमें बन जाता है। तो ये तो एक तरह के मानसिक लक्षण हैं। ये जब ये चीज़ें बनी रहती है तो फिर शरीर में उसके लक्षण आते हैं, शारीरिक रूप से उसमें वो समस्याएं दिखाई देती हैं। तो उसमें जो शारीरिक उसमें लक्षण आते हैं, शारीरिक लक्षणों में जैसे कई बार पसीना बहुत ज़्यादा आ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, हृदय गति बढ़ जाना, और जो है नींद ना आना, माइग्रेन होना, सर में दर्द रहना, सर में भारीपन रहना, उसका डाइजेशन गड़बड़ रहेगा, क्योंकि हमारा ये और ये कनेक्टेड है, ठीक है, हमारा मन मस्तिष्क और जो हमारा जो डाइजेशन है ये कनेक्टेड है। अगर ये सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा, और ये सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा। तो वो चीज़ कनेक्टेड होने के कारण हमारा जो है पाचन की प्रक्रिया जो है वो गड़बड़ हो जाती है, जो हमारे उससे गैस्ट्रिक जूसेस प्रभावित होते हैं, उससे हमारा जो है एक तरह से अगर आप समझें कि अगर हम प्रसन्नचित्त रहते हैं तो उससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होते हैं। और अगर हम जो है स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो जो है नेगेटिव जो हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो सीक्रेट होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये हार्मोन्स बैलेंस रहें, कुछ और सूर्य नमस्कार या प्राणायाम वो कितना लाभकारी होता है, और अगर होता है तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार से किया जाता है। जी हाँ, इसमें कुछ आसन तो बहुत सारे हैं, तो इसमें हम यहाँ कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो सभी लोग कर लें और उसको जो है उसमें उसका लाभ भी उनको मिल जाए, जिससे उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो और उनको बैलेंस, मेंटल जो उनका स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो सही रहे, समता में आए वो, क्योंकि तनाव और अवसाद में वो समता भंग हो जाती है। और योग में कहा गया है समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। तो समता में लाने के लिए कुछ ऐसे अभ्यास हैं। अभी हमने जलनेति किया, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 जो स्टेप्स वो होंगे, तो वो हमारे जो अभ्यासी हैं, प्रशिक्षु हैं, करके दिखाएंगे। काउंट मंत्रों के उच्चारण के साथ भी होता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके अलावा भी सूर्य नमस्कार इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि सूर्य नारायण के प्रति समर्पण का भाव, तो उस समर्पण के भाव के साथ में करें। जैसे सामान्य रूप से सूर्य को अर्घ भी देते हैं, तो अर्घ देना भी तनाव और डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है। तो खैर वो एक अलग चीज़ होगी। अभी हम सूर्य नमस्कार की बात करेंगे, जो योगिक अभ्यास है, उसमें क्या, किस तरह से कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्रम उनका होता है, तो काउंटिंग के साथ करके दिखाएंगे। देखेंगे आप सभी। जो प्रथम स्थिति है नमस्कार मुद्रा, सेकंड स्थिति में जाएंगे अर्धचंद्रासन, श्वास लेते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं।
तीसरी स्थिति, श्वास लेते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, पादहस्तासन। चौथी स्थिति में जाएं, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग पीछे लेकर के जाएंगे, चेहरा ऊपर, ये अश्व संचालन, इस स्थिति को कहा गया। फिफ्थ में, पांचवी स्थिति में पर्वतासन, दूसरा पैर भी पीछे चला जाएगा, सर जमीन की ओर, हिप जमीन की ओर, एड़ियां जमीन से लग जाएंगी। हर स्टेप में जितनी देर रुकेंगे तो ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अगला अभ्यास, साष्टांग, घुटने, छाती, ठोड़ी जमीन पर। सातवां अभ्यास, भुजंगासन, कमर से बैंड होंगे, चेहरा ऊपर, श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर की ओर। आठवीं स्थिति, यहीं से रिवर्स हो जाएंगे, पर्वतासन में आएंगे, सर जमीन की ओर, एड़ियां जमीन से लगाएंगे, हिप ऊपर। 9, अश्व संचालन, अब यहां से वापस उसी क्रम में आ गए हैं। 10, पादहस्तासन। 11, अर्धचंद्रासन। 12, नमस्कार मुद्रा। तो यो एक क्रम सूर्य नमस्कार का ये पूर्ण हुआ। ये काउंटिंग के साथ किया, इसको हम जो सूर्य के विभिन्न मंत्र हैं, सूर्य नारायण के नाम हैं अलग अलग, उससे भी हम इनका अभ्यास कर सकते हैं, उनके साथ भी इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके साथ ही कुछ अभ्यास, कुछ आसन हैं जिनको हम करके अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। तो लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे सीधे, यहीं से हम लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए पेट के बल जाएंगे, पेट के बल लेटें उल्टा, दोनों पैर मिलाएं आपस में, हथेलियां छाती के बगल में, चेस्ट के बगल में, और धीरे से श्वास लेते हुए पीछे की ओर बैंड होंगे भुजंगासन में, धीरे धीरे। आंखें बंद रहेंगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। भुजंगासन, ये आसन भी जो है हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करता है। बैकवर्ड बेंडिंग है क्योंकि नॉर्मली हम पीछे की तरफ बेंड नहीं होते, ठीक है। तो ब्रेन के साथ साथ स्पाइन के माध्यम से वो स्ट्रेस पूरे शरीर, पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ये अभ्यास उसको रिलीज़ करता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, यहीं से इसी स्थिति में जाएंगे शशांकासन में, वापस आए इसमें, यहीं से ही शशांकासन की स्थिति में। ये अभ्यास भी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस स्थिति में कुछ देर इस प्रकार लेटने से एक तो स्पाइन को जो उसका नेचुरल कर्व है, जो नेचुरल जो आकार है वो मिलता है, और जो हमारा स्ट्रेस है धीरे धीरे वो रिलीज़ होता है। इस स्थिति में हमारे जो लंग्स हैं वो भी अपना फैल पाते हैं पूरी तरह से। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब कुछ रिलैक्सेशन के अभ्यास इसमें हम कराएंगे, जैसे बालासन है। बालासन आप देखते होंगे, बच्चा जैसे लेटकर कई बार सोता है तो कितना बेफिक्र होकर के सो रहा है, कितना रिलैक्स स्थिति में है, तो उसी के नाम पर उसका नाम बालासन रखा गया। तो लेट जाएंगे, उल्टा पेट के बल ही लेटेंगे, बालासन की स्थिति में आए, लेफ्ट लेग अपना मोड़ करके घुटना थोड़ा ऊपर लाएं, जो घुटना मुड़ा है वो हाथ अपने चेहरे के पास, हथेली ज़मीन पर रखें, जो पैर साइड में सीधा है वही हाथ बगल में सीधा रहेगा। ये बालासन की स्थिति है। रिलैक्स होकर के इसमें अपना लेटना है। ये स्थिति भी स्ट्रेस को रिलीज़ करती है। इसमें रिलैक्स होकर के लेटना, जो कराने वाला है वो निर्देश देता रहे, उसके मार्गदर्शन में करें। फिर इसी में अगला अभ्यास शवासन है। शवासन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे सीधा। शवासन का मतलब है शव की तरह से, जिस तरह से शव निष्क्रिय अवस्था में एकदम जड़ के समान, जड़वत शव के समान लेटा है, पड़ा है जमीन पर, वही स्थिति शवासन में होती है। किसी तरह का हिलना डुलना, कंपन, वो उसमें किसी तरह की प्रक्रिया नहीं होती। और शवासन में ही फिर आगे जो आपने सुना होगा योग निद्रा, वो कराई जाती है उसमें। तो शवासन जब सही तरीके से होने लगता है तो योग निद्रा किसी कुशल योग प्रशिक्षक या
योगाचार्य के मार्गदर्शन में योग निद्रा कराई जाती है। वो भी स्ट्रेस के लिए, तनाव रिलीव करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। बिल्कुल। डॉक्टर गौड़, आप लगातार आसन तो यहाँ पर बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो योग अभ्यास है, योग के जो आसन हैं अलग अलग, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं जब हम तनाव की बात करते हैं, अवसाद की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दिनचर्या की बात की जाए और खान पान की बात की जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है योग के साथ साथ? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आज के समय में योग की तो चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, करते हैं लोग, लेकिन अगर दिनचर्या, आहार विहार हमारा सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, उसके अनुकूल, जो हम कर रहे हैं उसके अनुकूल नहीं होगा, यानी योगाभ्यास हम कर रहे हैं उसके अनुकूल नहीं होगा, तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा और कई बार उसका हमें नुकसान भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट भी हमें हो सकते हैं। तो इसके लिए एक श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्त शब्द आया है हर चीज़ के लिए। हमारा आहार विहार युक्त, युक्त का मतलब है कि उचित, ठीक है, यानी जितना हमारे लिए उचित है, जरूरी है, जैसा हमारे लिए उचित है, जरूरी है, उतना हम आहार लें, उसी तरह का हमारा विहार हो, उसी तरह के हमारी जो है चेष्टाएं, कर्म, उसी तरह का हमारा सोना जागना, मतलब जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा और योग में भी बहुत अच्छा हमारा जो दिनचर्या, रात्रिचर्या का एक क्रम बताया गया है। सुबह हमारा जो उठने का जो नियम है, जो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, जो हमारा ग्रामीण जो कल्चर है, वहाँ पर आज भी जो लोग हैं वो सुबह उठते हैं, सुबह प्रातःकाल यानी सूर्य उदय से पहले, ठीक है। तो सूर्य उदय से पहले उठते हैं, तो सूर्य उदय से पहले उठ करके फिर वो पहले अपनी नित्य क्रियाएँ करते हैं, ठीक है, जो अपनी नित्य क्रियाएँ, मलमूत्र जो त्याग है वो करना है। उसके बाद फिर उसके लिए बताया गया, फिर अपना कुछ थोड़ा, या तो जो अब गांव में तो काम ही इतना होता है कि उसी में व्यायाम हो जाता है, तो उसके लिए बताया कि फिर उसके बाद जो है नित्य क्रिया करने के बाद अपना कुछ व्यायाम आदि करें, ठीक है। मुख शोधन के लिए जो है पहले दातुन की जाती थी, तो अब शहरों में तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो अपना मंजन या ब्रश करें। तो मुख शोधन करने के बाद व्यायाम पे आएँ, व्यायाम करने के बाद फिर अपना थोड़ा सा उसके बाद आप जो है ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार मर्दन के लिए किया गया है। मर्दन मतलब मसाज। तो मसाज से भी जो एनर्जी है वो शरीर में, वो पूरा उसका जो प्राण का जो संचार है पूरी तरह से वो हो पाता है। उसके बाद फिर अपना जो आगे की जो चर्या है, जो सूक्ष्म आहार लेने का जो है वो कहा गया है। सुबह के लिए टाइम पर सूर्य उदय, हमारा जो पाचन है वो सूर्य की जो अग्नि है, हीट है, सूर्य का जो तेज है, उसके साथ साथ हमारा पाचन जो है, पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो बढ़ती है और सूर्यास्त के साथ साथ वो मंद होती चली जाती है। तो सुबह के समय हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो जिसमें प्राण की अधिकता हो, ठीक है, जो पूरी तरह से सात्विक हो। तो ऐसा आहार कैसा है? जो अंकुरित आहार है, ठीक है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, चना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अंकुरित करके लिया जाए। उसमें थोड़ा कुछ हरी सब्जियां हैं सैलेड के रूप में, उसमें वो मिला दी जाए, नींबू वगैरह मिला दिया जाए, तो बहुत अच्छा आहार हो जाता है, पेट को अच्छे से भरेगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उसमें हमें उसके मिलते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। फिर उसके बाद दिन में अपना जो सामान्य जो आहार है वो 12 से 1 बजे के आसपास वो अपना लें। और इसके साथ साथ पानी का जो क्रम है वो भी बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ साथ पानी का क्रम भी बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ करके इन सबसे पहले जो उठने की जो प्रक्रिया है वो हम मिस कर गए थे, उसमें उषःपान की बात की गई है। उषःपान मतलब सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना। तो लगभग 2 गिलास, क्योंकि रात में पूरी रात पानी नहीं पिया जाता तो एक तरह से हमारा जो शरीर है थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो सुबह उठ करके थोड़ा जल लिया जाए, और गुनगुना जल इसलिए लिया जाए क्योंकि अग्निमंद हो गई है, तो वो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का काम करेगा। और शाम के समय में भी समय से खाना खाएं और अच्छी नींद लें। बिल्कुल, शाम के समय जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो जठराग्नि है, खाने को जो पचाने की जो शक्ति है, फायर है,
वो सूर्यास्त के साथ साथ मंद होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। तो कोशिश ये करें कि सूर्यास्त होने से पहले हम भोजन कर लें। सूर्यास्त होने के बाद ज़्यादा लेट अगर हम करेंगे तो वो भोजन शरीर में पचेगा नहीं, वो भोजन शरीर में सड़ेगा, और वो सड़ेगा तो उससे फिर बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसी से ही वो अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति के अकॉर्डिंग उसमें वो जो भोजन पच नहीं रहा है और उससे जो एक तरह से अशुद्धि शरीर में क्रिएट हो रही है, बन रही है, रुक रही है, वो फिर अलग अलग रोगों के रूप में वो सामने आती है। बिल्कुल। तो समय पर भोजन करना शाम को, और शाम को भोजन हल्का करना है जी। दिन की अपेक्षा, और थोड़ा सा हल्का करना है क्योंकि अग्नि मंद रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इतनी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। दोनों प्रशिक्षु जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस विषय पर हम सबको दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत मैडम, आपके इस संजीवनी कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। आशा है कि ये जो चर्चा हमारी हुई आज तनाव और अवसाद के ऊपर, ये जन सामान्य को इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इसमें माध्यम बनने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाव जो हमारे कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाए हैं, उनको आप अपनाएं ताकि आप तनाव और अवसाद से कोसों दूर रह सके। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।